हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन जनरल कहें तो किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पोस्टुलेट्स हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द लिगेंड एंड फ्रॉम विच डायरेक्शन द लिगेंड इज गोइंग टू अप्रोच टू द मेटल। ये इस तरह के क्वेश्चंस का हमने आंसर किया था लास्ट क्लास में। ठीक है। तो फिर हमने इसके अलावा पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो अप्रोच ऑफ लिगेंड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो इन जनरल किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड वो हमने पढ़ा था। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर 1 टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्प्लिटिंग होगी। ओके। उसका कुछ पोर्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम विजुअल्स के थ्रू ये समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह का सिनेरियो बनेगा और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। ओके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर octahedral कॉम्प्लेक्सेस। राइट। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें यहाँ पर तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से हम क्या समझते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करिएगा तो इस पे सिंपल होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सो इट इज गोइंग टू बी 6। ओके। अब 6 लिगेंड्स किस तरह से अप्रोच करेंगे वो हम विजुअल्स के थ्रू यहाँ पर आई मीन स्लाइड्स की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे। ओके। चलते हैं आगे। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका बेसिक आइडिया हमने पढ़ा था। मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारे पास मेटल था तो मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। और डी ऑर्बिटल्स का शेप की अगर हम बात करें तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि वो फ्लावर लाइक उसका शेप रहता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मेटल है और मेटल के पास खुद के डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ठीक है। इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिनेरियो। राइट। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स मेटल के जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल भी हो सकते हैं और डी ऑर्बिटल्स आपके एम्प्टी भी रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटल और उस पर जो चार्ज हमने कंसिडर किया है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर कर लें कि ये ऑर्बिटल्स मेटल्स के कैसे हैं फिल्ड है। ठीक है। ये जो लाइंस आपको दिख रही है इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स है मेटल्स के फील्ड है। अभी हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड केस में हम ऐसा कह रहे हैं कि लिगेंड जो कि न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये लिगेंड के पास अगर इसका एक ऑर्बिटल में ऐसे यूजुअली कंसिडर करता हूं और हम कहते हैं कि लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को तो ऑब्वियसली इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इररेस्पेक्टिव वेदर इट इज यू कैन से नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है। अब हम सीएफटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात कहते हैं कि जैसे जैसे आप लिगेंड को मेटल की तरफ अप्रोच कराएंगे देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर कि इनके बीच में क्या हो जाएगा रिपल्शंस। ठीक है। क्यों होंगे रिपल्शन क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज और ये जो ऑर्बिटल्स है इनके पास भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कहते हैं जैसे जैसे मेटल की तरफ लिगेंड अप्रोच करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस अराइज होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं हमने क्या लिखा है इन एन octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom there will be repulsions between। ठीक है। कहां कहां रिपल्शंस होंगे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स डी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड। तो जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा देयर विल बी रिपल्शंस। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की शेप्स की जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सो विजुअल्स के थ्रू अगर हम देखें
विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड, तो किस तरह का 3D अरेंजमेंट बनेगा, ठीक, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि अगर आप इन जनरल हम डी ऑर्बिटल की बात करें, तो ये डी ऑर्बिटल को हम यूजुअली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो एक में हम बोलते हैं अलोंग द एक्सिस, और दूसरी में हम कहते हैं दीज आर बिटवीन द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस को मैं 1 कहूं और बिटवीन द एक्सिस को 2 कहूं, तो इसके बेसिस पर अगर एग्जांपल देने को कहा जाए, तो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एंड बिटवीन द एक्सिस की अगर हम बात करें, तो बाकी के 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है, या डी एक्स जेड। तो अब क्या होगा? अब हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज की बात की थी कि अलोंग द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस, ये दो तरह के डी ऑर्बिटल्स को हम डिफाइन करते हैं फॉर डी सबशन। ठीक है, अब इसमें बिटवीन द एक्सिस में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो डी एक्स वाई हमने लिया, डी जेड एक्स लिया एंड डी वाई जेड, तो इस पे कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बिटवीन द एक्सिस में हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। अगर आप एक्स वाई के अलॉन्ग बनाएंगे तो डी एक्स वाई कहलाएगा, अगर आप जेड एक्स के अलॉन्ग बनाएंगे तो जेड एक्स कहलाएगा, और अगर आप वाई जेड के अलॉन्ग बनाएंगे तो वाई जेड कहलाएगा। इन जनरल दीज आर बिटवीन द एक्सिस। और अगर मैं आपसे कहूं कि विद रिस्पेक्ट टू ईच एक्सिस इनका एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द, यू कैन से, ligands, or you can say by the d orbitals which are directed towards, you can say, between the axis, तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम अलोंग द एक्सिस की बात करेंगे तो हमारे पास दो होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस को इस तरह से इसको इलेबोरेट कर दूं, तो आप समझ पाएंगे कि दिस इज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, मतलब अलोंग द एक्सिस का मतलब स्टाइलस देखें, अगर ये एक एक्सिस है तो इस एक्सिस पर ही हमारा लोब बना हुआ है। बिटवीन द एक्सिस का मतलब कि एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस से हटकर कहीं दूसरे प्लेस पर हमारा लोब होगा, किसका? ऑर्बिटल का। ठीक है, तो ये दो तरह के डी ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, रिपल्शंस क्रिएट होंगे किसमें? बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन सिंपली से मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो डी ऑर्बिटल्स के पास हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल्स को आप डिफाइन करिए, तो दो टाइप्स में हम डिफाइन करते हैं, अलोंग द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस। तो कह सकते हैं कि मेटल के पास दो तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट टाइप जो अलोंग द एक्सिस होंगे और सेकेंड टाइप जो बिटवीन द एक्सिस होंगे, और लिगेंड्स आप इनको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, उसी मोड पर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। चलते हैं आगे, इधर देखिए। अब अप्रोच ऑफ लिगेंड हम ऐसा कहते हैं, मान लीजिए सेंटर में हमने मेटल आइटम रखा हुआ है, ठीक है, या फिर मेटल आयन बोल सकते हैं आप। ये हमने मेटल रखा हुआ है और ये जो 6 लिगेंड ले रखे हैं। सर 6 लिगेंड क्यों कंसिडर कर रहे हैं? 6 लिगेंड हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यूजुअली कितने लिगेंड्स होते हैं? 6 लिगेंड्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये वापस से एक्स एक्स एंड देन वाई। तो ये एक्स वाई एक्सिस आपको दिख रहे हैं। तो ये इस डायग्राम ये सिग्निफाई करता है कि जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ना मेटल को, ठीक, वो हम क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक सिस्टम क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि एक यूजुअल क्यूब अगर आप बनाते हैं तो उसके सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, और जो लिगेंड का जो अप्रोच होगा मेटल के टुवर्ड्स या मेटल की तरफ, वो सब तरफ से इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब मेटल जिस भी डायरेक्शन से आएगा इस क्यूब के थ्रू वो सेम रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है कि मेटल को लिगेंड्स किस डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं? तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यूजुअली जो लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करता है वो कहां से अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। कहां से अप्रोच करेगा बेटा? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि अलोंग द एक्सिस
ये मेटल था, मेटल के पास d ऑर्बिटल थे और अलोंग द एक्सिस पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमने अभी देखा पीछे, 2। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक ये वाला था और एक ये वाला था। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि एक ये वाला हो गया मान लेते हैं और एक ये वाला हो गया। कौन से ऑर्बिटल्स हैं ये? अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक, अब लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है। ठीक, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको शो की जा रही है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट मेटल एंड लिगेंड्स बोथ आर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एज द लिगेंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल देयर आर रिपल्शंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि लिगेंड किस तरफ से अप्रोच कर रहा है? अलोंग द एक्सिस से। तो अब इनके बीच में मतलब लिगेंड का जो ऑर्बिटल्स होगा या इन जनरल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो मेटल्स के अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिपल्शंस। क्या हो जाएंगे बेटा? रिपल्शंस हो जाएंगे। ठीक है, एज अ होल अगर हम बोलें तो पूरे डी ऑर्बिटल पर रिपल्शन लग रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन से लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड्स या फिर हम कह सकते हैं कि वो मेटल डी ऑर्बिटल्स पर ज्यादा रिपल्शंस होंगे एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। अब बचे कितने इसमें? 2 तो यहां पर आ गए अलोंग द एक्सिस वाले, बिटवीन द एक्सिस वाले। मान लेते हैं एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब इनका डायरेक्शन जो है वो लिगेंड जहां से अप्रोच कर रहा है वहां उस डायरेक्शन में नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है या किसी ऐसे डायरेक्शन में प्रेजेंट है जहां से लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। तो यूजुअली सीएफटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि लिगेंड मेटल को उस साइड से अप्रोच करेगा जहां पर कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो हम डायग्रामेटिकली शो करना चाह रहे हैं वो ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे हैं तो द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द मेटल इज बेसिकली अलोंग द एक्सिस। लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस। चलिए आगे फिर देखते हैं हम, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया वही हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि लिगेंड्स अप्रोच फ्रॉम टुवर्ड्स द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द एक्सिस आर रिपेल्ड ग्रेटर देन द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। हमने अभी इसकी बात की थी कि अलोंग द एक्सिस हम बात करते हैं तो 2 आएंगे हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बिटवीन द एक्सिस जैसा कि आप जानते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, राइट। तो अब चूंकि मेटल को लिगेंड अप्रोच कर रहा है किस डायरेक्शन से? हम ऐसा बोल देते हैं कि लिगेंड आ रहा है इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तो इन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्सन मिलेगा एज कंपेयर टू दिस 3। ठीक है, वही चीज हमने यहां पर लिखी। अब क्या होगा? रिपल्शन मिलने का मतलब केमिस्ट्री में हम इन जनरल ऐसा बोल देते हैं कि रिपल्शन का मतलब अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर देते हैं यूजुअली इंक्रीज्ड इन एनर्जी। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर अनस्टेबिलिटी कहीं पर जनरेट हो रही है किसी सिस्टम में तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक, तो एज अ होल पूरा डी ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, डिस्टेबलाइज इन द सेंस कि एनर्जी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, रिपल्शंस को कंसिडर कर रहे हैं यहां पर हम। तो लिगेंड जिस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा या जिस लिगेंड्स, हम कह सकते हैं कि लिगेंड जिस ऑर्बिटल से अप्रोच करेगा, ठीक है, डी ऑर्बिटल को मेटल के, वहां पर ज्यादा रिपल्शंस जनरेट होंगे। तो यहां पर अलोंग द एक्सिस वाले की साइड से लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को तो इनको रिपल्शन ज्यादा फील होंगे एज कंपेयर टू बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यही चीज हमने नीचे लिखी है क्या? एज अ रिजल्ट द एनर्जीज ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर इंक्रीज एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड आर डिक्रीज्ड relative to the average energy of spherical crystal field। तो आसान भाषा में बोले तो जिस डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच कर रहा है उन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी तीनों की घट जाती है। चलिए आगे, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी डिजेनरेसी, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। फिर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डिजेनरेसी क्यों खत्म हो जा रही है? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल इलेक्ट्रॉन्स
राइट। फिर हम बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है और हमें दो पोर्शन मिलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। एक को कहते हैं T2G एंड एक को बोलते हैं EG। ठीक है। तो कहने का मतलब यह इन जनरल कि मान लें हमारे पास ये डी ऑर्बिटल था। ठीक। ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है दो पोर्शंस में, जिसपे तीन नीचे और दो ऊपर। ठीक। इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बोलते हैं T2G और इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बोलते हैं EG। तो जो आपने अभी पीछे पढ़ा था एवरेज एनर्जी, ठीक, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसको आप एवरेज एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। और इस डॉटेड लाइन को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बैरी सेंटर। हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चा लोग, बैरी सेंटर। राइट, बैरी साइंटिस्ट का नाम है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एवरेज एनर्जी थी, एवरेज एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी बढ़ी है और इसी एवरेज एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी घटी है, वही हम इसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। चलिए आगे। फिर क्या बोलते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने आपको समझाई भी थी। आप देख सकते हैं कि फ्री मेटल एटम था पहले, तो जब लिगेंड सिमेट्रिकली स्फेरिकली इसको अप्रोच करता है तो सारे डायरेक्शन से जो रिपल्शंस होंगे सेम लगेगा, तो इसकी एनर्जी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ जाएगी, उसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आ जाता है 2.2/5 डेल्टा ओ और ऊपर वाले में 3/5 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितना एनर्जी गैप बड़ा होगा। T2G और EG के बीच का गैप जितना बड़ा होगा, डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में उतना ज्यादा होगा। तो मैंने आपसे ये बात की थी, डिस्कशन हमने किया था कि अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग होती ही इसलिए है ताकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि लिगेंड अप्रोच कर रहा था, रिपल्शन लग रहे थे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में। उससे क्या होगा, उससे हुआ ये कि सिस्टम अनस्टेबलाइज हो गया। अब सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करने के लिए डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है। ठीक है। तो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इन जनरल हम ऐसा कहते हैं कि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी आपकी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि CFAC जितनी ज्यादा होगी, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं तो डेल्टा ओ बोलते हैं कि डेल्टा ओ जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी, और जितना लो होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी लो हो जाएगी। ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। ठीक है। तो ये जो सिनेरियो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, ये मोर और लेस हमने डिस्कशन किया था इस बारे में, तो उसी का विजुअल के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये अरेंजमेंट बनता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरह से हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द मेटल डी ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स K3COCN6। तो अब इसको अगर मैं आपसे कहूं कि तोड़ दीजिए, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो ब्रेक नहीं होगी। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3K+ और इधर आ जाएगा COCN6 3-। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो कितनी आएगी, तो कोबाल्ट की हम मान लेते हैं यहाँ पर कि X है, प्लस 6 × CN पर कितना चार्ज होता है, -1, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसका, -3। तो यहाँ पर आ जाएगा X +3। ठीक है, कितना आ रहा है, +3। तो अगर कॉमन सेंस से देखें कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिगेंड्स, और आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मेटल डी ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड, अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है तो लिगेंड के रास्ते में मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल पड़ेंगे, और ये क्या दिख रहा है आपको, 6, और यही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। और हम अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर लिगेंड अप्रोच करता है किसको बेटा, मेटल को, मेटल की तरफ लिगेंड बढ़ रहा है, तो इसके रास्ते में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पड़ते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले, अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक। और अलोंग द एक्सिस पे कौन कौन से होते हैं, dx² - y² और dz²। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर तो इसका बी होगा,
कि जैसे जैसे, क्योंकि हमने कैसे पता लगाया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 रखा है इसका, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट। और अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हुआ, तो सीधी सी बात है कि लिगेंड अगर इसको अप्रोच कर रहा होगा, तो इट विल बी फेसिंग the orbitals, that is dx square minus phi square and dz square. ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन और दिया आपको, क्रोमियम और वाटर का कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 bm। bm का मतलब क्या होता है बेटा, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बेसिकली। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑन द क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स इज। देखिए क्वेश्चन को समझे पहले। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है Cl3। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करिए, तो इसको अगर आप ब्रेक कराएंगे, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट पर आ जाएगा 3+, और साथ में यहां पर 3Cl- आयंस यहां पर निकल गए होंगे। ठीक है, ओके। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, ठीक है, म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। जब आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला तो वो आ रहा है 3.83 bm। अब आप हमें ये बताइए कि डी इलेक्ट्रॉन्स के मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, ये आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल। So there is a confusion between spectrochemical and electrochemical. So you please don't get confused. Okay? तो यूजुअली बच्चों को ये लगता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर सेम। ओके, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफरेंट एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि लिगेंड्स का स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, तो हम इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, और लिगेंड अगर वीक फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग कम हो जाती है। तो वाटर हमें याद रखना है कि वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वाटर कैसा लिगेंड होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा सर, उससे क्या चलेगा पता, उससे हमें देखिए क्या पता चला, अगर Cr2O6 तो हमारे पास है क्या यहाँ पर, H2O तो न्यूट्रल होता है, तो H2O पर कोई चार्ज नहीं हुआ, तो जो भी ओवरऑल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पर वही हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पर +3। +3 में क्रोमियम को आप क्या लिख सकते हैं, 3D3 4S0। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर ये क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसको आप लिख सकते हैं 3D5 4S1। तो अगर आप क्रोमियम 3+ लिखेंगे मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालने हैं, तो एक S से निकालेंगे और 2 D से, तो बनेगा लास्ट में 3D3 4S0। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, तो अगर यूजुअली हम बोलें 2 3 4, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, तो 1 2 3। ठीक है, तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हैं इसमें, 3, जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं n से। स्मॉल n इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ऊपर देखेंगे वापस से, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन ऑनली वाला, वहां से हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं Nn+2 Bm। Bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, कि हमने जब इसका म्यू कैलकुलेट किया, मतलब स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जब हमने कैलकुलेट किया, तो हमें मिला 3.83 bm। तो अब आप ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पर क्या रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। कैसे समझेंगे, अब थोड़ा सा CFT के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास आया D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो हमारे पास पहले से मेटल का डी ऑर्बिटल था यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर ये अगर ये स्प्लिट हुआ मान लीजिए, तो T2G और EG 1 और 2, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो T2G और EG इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे,
तो यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब T2G 1 2 3, तो जब तक T2G पूरा फिल नहीं होगा तब तक हम EG में जंप नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव गिवन, वो हो जाएगा T2G 3 और EG 0। ठीक है, यही हुआ। अब हमें इन्होंने वापस से आ जाएंगे, म्यू दे रखा है 3.83 BM। तो अब हमसे पूछा है कि बताइए कि डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो जब आप म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 BM यूज करेंगे, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 3। तो 3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 BM। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 15, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3.9, ऑलमोस्ट 3.9। और ये इसी के लगभग वैल्यू आपको दे रखी है। तो मतलब यहां से प्रूफ हो गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर CFT के अकॉर्डिंग जो हमने किया कि T2G में ही 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके, तो तीनों डी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे। और ये कौन से वाले होते हैं, T2G में कौन से वाले होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और EG में कौन ऊपर चला जाता है, अलोंग द एक्सिस, भूलना नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों DXY DYZ एंड DXZ। तो इस हिसाब से अगर हम आपसे कहें कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो DXY में एक इलेक्ट्रॉन, DYZ में एक इलेक्ट्रॉन एंड DXZ में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस हिसाब से ढूंढिए जरा जल्दी से कौन सा आंसर आएगा, डी। DXY में भी एक इलेक्ट्रॉन, DYZ में भी एक इलेक्ट्रॉन एंड DXZ में भी एक इलेक्ट्रॉन। 3D की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमियम 3D सीरीज का एलिमेंट होता है या 3D सीरीज का मेटल होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर हम किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है। कैसे, अगर हम यहां पर बोल देते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। हम स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है सर, 6 क्यों नहीं, क्योंकि बेटा डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 5 ही पॉसिबल होते हैं। तो अगर 0 होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये वाला था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 BM। 0 फिर आपको याद रखना, ये आता है 1.7, ये आएगा 2.8, ये आएगा 3.9, 4.9 एंड 5.9। तो कभी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, तो आप ये टेबल यूज करके इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी। 1.7, फिर 2.8, 3.9, 4.9 और 5.9। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आपको दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अभी तक तो हमने सिर्फ इतना सीखा है कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी किसी कॉम्प्लेक्स में CFT के बेसिस पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कि वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि CFSE के थ्रू मुझे ये बताइए आप कि मैग्नेटिक मोमेंट की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, CFT के थ्रू, जो इसका हमने एक एग्जांपल अभी देखा भी। दूसरी चीज आपसे सवाल ये पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। ठीक है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होते हैं, रिपल्शन ज्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी होगी, ये बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, मैथमेटिकल नंबर बताइए कि किसी कॉम्प्लेक्स में जो आपको गिवन होगा उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE कितना होगा, वो हमें समझना है। एंड इट इज वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। ओके, लेट्स हैव अ लुक। फिर आपसे क्या कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में है क्या, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं लैमिन लैंग्वेज में कि कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज होने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स खुद को स्टेबल करने के लिए जितनी एनर्जी को आप कह सकते हैं रिलीज करेगा, वही कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय विच अ कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल।
कहने का मतलब अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा Eg और नीचे आ जाता है हमारा T2G। ठीक। और इन दोनों के बीच के जो गैप होता है वही हम बोलते हैं इसको डेल्टा ओ। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा ओ के आपके पास बेटा दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से? या तो ये डेल्टा ओ हायर होगा या तो ये लोअर होगा। ठीक है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं बच्चों कि अगर डेल्टा ओ हायर हुआ तो स्टेबिलिटी विल बी हाई, स्टेबिलिटी भी हाई हो जाएगी। और अगर ये लो हुआ तो स्टेबिलिटी विल बी लो। किसकी स्टेबिलिटी? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। ठीक है। तो सीएफएसी जितनी ज्यादा उतना स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, और सीएफएसी जितनी कम होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सीएफएसी कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला दे रखा है -0.4n। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? T2G ऑर्बिटल में, हमने अभी देखा था स्प्लिटिंग में, प्लस 0.6 n डैश अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल, राइट। अब इसमें हम कह सकते हैं कि डेल्टा ओ का मतलब कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप सीएफएसी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। और यहाँ पर ये जो आप टर्म देख पा रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट, एन स्टार पी। तो यहाँ पर बाकी तो मैंने आपको बता दिया। एन स्टार का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड पी इज स्पिन पेयर एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मैं आप डायरेक्टली बना रहा हूँ। ठीक है। आप समझ जाना कि यहाँ पर हम T2G की बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? Eg। ठीक है। मतलब आप इस तरह से हम इसको स्प्लिट करके दिखा रहे, तो बीच में क्या आ जा रहा था? एवरेज एनर्जी, जिसको हम बैरी सेंटर कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपको ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करके 12 लाना है, 12। क्या लाना बच्चों? 12। और ये जो एवरेज एनर्जी से नीचे होगा तो माइनस आएगा क्योंकि एनर्जी घट गई, और एवरेज एनर्जी के ऊपर होगा तो प्लस आएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कितने लोब्स हैं या कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। अब 3 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाएगा? जल्दी बोलो। 4 से। ठीक है। कितना जाएगा बेटा? 4 से। तो जो नीचे वाली आपकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -0.4 डेल्टा ओ। और जो ऊपर वाली एनर्जी होगी वो हो जाएगी +0.6 डेल्टा ओ। क्यों? क्योंकि ऊपर कितने हैं? 2। और 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 आएगा 6 से, तो आ जाएगा 0.6। ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एवरेज एनर्जी हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब इसमें एक टर्म यहां पर हम यूज कर रहे हैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी। तो अगर हम नॉर्मल इसको देखकर समझें तो पेयरिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए चाहिए वही कहलाएगी पेयरिंग एनर्जी। हाँ, सिंपल सी बात है। यही इसका लॉजिक बनता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए कौन से ऑर्बिटल में? ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल में। मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी का चेंज होगा, कह सकते हैं आप, वो कहलाएगी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। लेकिन यहां पर इस पेयरिंग एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? ठीक है। अब वो हमें समझना पड़ेगा। पहला चीज तो यह है कि हमारे पास अ, मैं आपसे कहूं कि लिगेंड्स दो तरह के, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। हाँ, ठीक है। हमने पढ़ा इस बारे में कि लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है और एक वीक फील्ड लिगेंड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाएंगे कॉम्प्लेक्स में तो सीएफएससी अलग आएगी, और वीक फील्ड लिगेंड लगाएंगे तो सीएफएससी अलग आएगी। तो आपको याद ये रखना है कि अगर हम वीक फील्ड लिगेंड यूज करते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं WFL। ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो पेयरिंग एनर्जी होगी बच्चों, पेयरिंग एनर्जी वो हमेशा क्या होती है? 0। लेकिन इसी जगह पर अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करिएगा तो हम कहते हैं कि पेयरिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लगाया कि इधर देखिए बहुत ध्यान से, 1 2 3 4। मान लेते हैं मेरे पास बेटा D5 है। ठीक है। अब ये D5, मान लीजिए डी ऑर्बिटल मैंने स्प्लिट करा दिया यहां पर। ठीक है। तो इधर आ जाएगा T2G, ध्यान से सुनिएगा बच्चों लोग, और इधर
मतलब ऊपर Ej आ गया और ये आ गया T2G और इधर आ गया Eg। ठीक है, इसका एक पार्ट मैं यहां पर भी बना रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं। इधर देखिए 1 2, तो वापस से ये आ गया बेटा T2G और ये आ गया Eg। दो पार्ट क्यों बनाए सर आपने? दो पार्ट हमने इसलिए बनाए हैं कि हमने यहां पर जो पहला, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें हमने यूज किया है वीक फील्ड लिगेंड, और सेकंड में हमने यूज किया है यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हम बोलते हैं कि सर पेयरिंग तो होगी ही नहीं, तो एक एक करके चलते भरते हैं इसको। तो ये आ गया 1 2 3, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर जाएगा 4 5। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5, क्योंकि जब तक T2G फिल नहीं होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तब तक Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी आप समझ सकते हैं कि देखिए, ये वीक फील्ड लिगेंड में मैंने बोला कि पेयरिंग एनर्जी जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि T2G में और Eg में कहीं पर पेयरिंग तो हो नहीं रही है। D5 की बात कर रहा हूँ, D5 के केस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी तो हम ऐसा बोलते हैं कि जितनी पेयरिंग इस तरफ होगी RHS में, मतलब T2G और Eg में, माइनस ये D ऑर्बिटल में जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमें मिल जाता है। तो वीक फील्ड लिगेंड में तो ऐसा कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, D5 के केस में ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं बेटा में? D5। अब T2G में इधर देखिए, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपने यूज किया तो यहाँ पर दो पेयर हो गए। कितने कितने हो गए? दो। कितने पेयर्स दिख रहे हैं हमें? दो। क्या डी ऑर्बिटल में कोई पेयर है? नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसकी पेयरिंग एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे देखिए, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज किया तो कितने पेयर्स हैं? दो। और जब नहीं किया था तो कितने थे? जीरो। तो 2 - 0 कितना आ गया? 2। और यह है क्या? पेयरिंग एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल पी से। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा केस अगर आप D7 का ले लेते हैं, मान लीजिए, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहे हैं, 1 2 3 और एक इधर 4। अगर आप D7 का केस लेंगे तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर से अगर मैं आपसे कहूं कि दो केस बनाइए, शॉर्ट में समझेंगे बस ना, तो यह आ जाएगा T2G और यह आ जाएगा Eg। फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में T2G और इधर आ जाएगा Eg। फिल करिएगा, पहला कौन सा था? वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरा कौन सा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएं यहां पर तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वीक फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कराइए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो अभी भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि वीक फील्ड लिगेंड में यहां पर भी कितने पेयर्स आ रहे हैं बेटा? दो पेयर आ रहे हैं। और ये जो D7 कॉन्फ़िगरेशन था डी ऑर्बिटल में, यहां पर भी कितने पेयर्स हैं? दो पेयर्स हैं। तो बच्चों अगर आप 2 - 2 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? जीरो आएगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में। यही अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे तो D7 में तो दो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो हो रही है आपको, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितनी है? 1 2 3, यहाँ पर तीन पेयरिंग है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताइए कि कहां पर कितने पेयर्स आपने देखे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, जब वीक फील्ड लिगेंड था तो यहां पर तो जीरो आएगी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3 - 2, तो मतलब 1 p। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी। तो आप हमेशा याद रखेंगे, यहां से भी प्रूफ हो रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी जीरो आएगी, और यहां से भी हमने D5 के केस में भी देखा कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी जीरो आती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि D5 कॉन्फ़िगरेशन में या D7 कॉन्फ़िगरेशन में या इन जनरल किसी कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर पेयरिंग हो सकती हो, ठीक है, इन जनरल हम कह सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी जीरो आती है। ठीक है, तो यहां पर जो आपने देखा, यहां पर ये जो पेयरिंग एनर्जी वाला फैक्टर आपको यूज कर रहा है, तो अब मैंने आपकी समझ के लिए बता दिया कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी जीरो आएगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके, चलिए यहां से समझेंगे। अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन अभी ले रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो मैंने अभी आपको समझाया, ये तो नॉर्मल डी ऑर्बिटल, फिर स्फेरिकल सिमेट्रिकल जब अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, तो चार इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, अब चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन भरो बच्चों, तो 1
2 3 पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर, और एक 4। तो क्या कोई आपको पेयर दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। और मैंने अभी समझा है कि वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एन स्टार की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? 0 आ रही है। क्या हो रही है बेटा? 0 हो रही है। ठीक है, तो अब ऐसा समझेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर वापस से समझते हैं T2G, और इधर समझेंगे EG। ठीक, तो जो आप CFSE निकालते हैं ना, CFSE, तो नीचे मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी। CFSE क्या हो जाएगी? मतलब CFSE सिंपल है, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है और EG में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर। कितने से एनर्जी घटी है, कितने फैक्टर से एनर्जी बढ़ी है, उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वही कहलाएगा CFSE। तो मैंने ये कहा कि मतलब आप ऐसे मानो कि इधर क्या होता है, -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर क्या होता है बेटा, +0.6 डेल्टा ओ। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 0.6 इंटू EG में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही कहलाएगा हमारा CFSE। और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर ऐड कर दो। वीक फील्ड होगी तो पेयरिंग एनर्जी 0 हो जाएगी, स्ट्रांग फील्ड होगा तो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर D4 में था, तो D4 में अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा वीक फील्ड लगा रखा है आपने, तो 1 2 3 और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड है। तो अब CFSE निकालेंगे बच्चों, तो कितनी आएगी? -0.4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 डेल्टा ओ। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0 हो जाएगी वीक फील्ड के केस में। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह जाएगा बेटा -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो ओवरऑल कितना आ रहा है आपका? -0.6 डेल्टा ओ। तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड में इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कितनी आ रही है? -0.6 डेल्टा ओ, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है। ये किस तरह से कैलकुलेट होकर आई है मैंने आपको अभी अभी जस्ट समझाया था, और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर हो गई 0। ठीक है, चलिएगा आगे। अब सर अभी वीक फील्ड पढ़ा था, अभी स्ट्रांग फील्ड पढ़ेंगे, तो सब कुछ तो सेम रहेगा। स्ट्रांग फील्ड में डिफरेंस क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है बस T2G में, तो चारों इलेक्ट्रॉन T2G में भर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने पेयर दिख रहे हैं आपको? 1 पेयर, 1 पेयर। और ये जो एवरेज एनर्जी में डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर कोई पेयर है क्या? नहीं, कोई पेयर नहीं है सर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पेयरिंग एनर्जी निकालो, तो शॉर्टकट क्या बताया था? यहाँ पर कितने पेयर हैं? 1। और जो नॉर्मल डी ऑर्बिटल था उसमें कितने हैं? 0। तो पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई? 1p। कितने आगे बच्चों? 1p। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी वजह से एन स्टार का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। एन स्टार का वैल्यू इसी कारण से कितना ले रखा है यहाँ पर? 1 ले रखा है। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा, है ना? निकालो CFSE। अब आप समझ गए हो, सीख गए हो बहुत अच्छे से। चलिए सर निकालते हैं, देखते कितना आया। डेल्टा हमने अभी अभी सीखा कि T2G में कितना होता है? -0.4। कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 4, प्लस 0.6। EG में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? नहीं, EG में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, तो 0, प्लस यहाँ पर आ जाएगा P। तो निकाले जरा, -1.6 प्लस 0.6, यहाँ पर डेल्टा O आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ साथ में डेल्टा O भी होगा, डेल्टा O प्लस P। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे, ठीक है, ऐड करेगा तो इसको डेल्टा O प्लस P। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि -1.6 डेल्टा O साथ में P आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, क्योंकि 0.6 इंटू 0 कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो इसको हम, अभी ये ठीक है, ओके, तो यह जाएगा -1.6 डेल्टा O प्लस पी। पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आपसे बोल रहा है D7 वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, D7 का केस मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था, तो अभी हम कह सकते हैं कि भाई वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी तो 0 होगी। अगर आप CFSE कैलकुलेशन की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर T2G में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो 1 2 3, और EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो D7 में अब देखते हैं, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 5, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 2। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी कोई होगी नहीं तो 0 आ जाएगा। -2.0 प्लस 1.2 डेल्टा O, तो कितना आ जाएगा? -0.8 डेल्टा O। देख लें इधर कितना आ रहा है यहाँ पर? -0.8 डेल्टा O।
ठीक है, तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये देख लिया अब कि D4 और जो D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगे या कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो मोर स्टेबल होंगे कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड के केस में। वो बात भी ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम किस तरह से CFSE का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी पेयरिंग एनर्जी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो की बात हो रही है, मतलब कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इस पर बेस्ड एक फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए। द कॉम्प्लेक्स आयन दैट हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब हमें ऐसा इसमें से देखकर ऐसा कुछ बताना है, ऐसा मेटल आयन बताना है जिसमें मेटल के पास कितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 0 डी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इन जनरल, क्योंकि एस भी आएगा साथ में। ठीक है, तो इन जनरल आप ये समझ सकते हैं कि 0 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या फिर नो डी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन से। ठीक है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर आपसे कहें कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, Mn का x प्लस 4 ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1, तो इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर मैग्नीज की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, +7। यहाँ पर निकालेंगे तो NH3 न्यूट्रल होता है तो CO की आ जाएगी +3। Fe की निकालेंगे तो x प्लस 6 Cn पर होता है -1 और ओवरऑल चार्ज कितना, -3। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी +3। सिमिलरली H2O, तो यहाँ पर आ जाएगी +3। चलिए एक काम करते हैं, सबका लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आ गया बेटा CO3+, यहाँ पर आ गया बच्चों Fe3+, और फाइनली आ गया हमारे पास Cr3+। Mn, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंगनीज का यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे सर 3D5 4s1, सबको याद होता है ना? गलत लिखा है? हाँ, गलत, तो जल्दबाजी में गलत नहीं लिखते, है ना? तो आ जाएगा 3D5 और 4s2। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि +7 का मतलब, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंगनीज के। +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो यहाँ से, उड़ाओगे तो क्या बचेगा, 3D भी 0 हो गया सर, 4D भी 4s भी 0 हो गया। अच्छा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, आयरन का 26, क्रोमियम का 24। तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितने आ जाएगी, 3D5। आयरन की कितनी आ जाएगी, 3D4, और इसकी आ जाएगी 3D। ठीक है, अभी एक सेकेंड, हम इसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। देखिए इधर, अब इसमें देखें, क्योंकि कोबाल्ट का अगर यहाँ पे मैं साथ में ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, 27 होगा तो 3D7 4s2। ठीक है, आयरन का होता है 26, तो यहाँ जाएगा 3D6 4s2, और क्रोमियम का होता है 24, तो यह जाएगा 3D5 4s1। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी। देखिए जरा, कोबाल्ट 3+ में हो जाएगी 3D6। ठीक है, फिर Fe3+ में कितनी हो जाएगी, 3D5, कितनी आ जाएगी, 3D5। फिर क्रोमियम 3+ में कितनी हो जाएगी, 3D3। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बताइए जहां पर मेटल के पास डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो एक ही है सर, कौन सा, Mn7। ठीक है, Mn7+, तो आंसर क्या हो गया, MnO4 नेगेटिव वाले में नो डी इलेक्ट्रॉन ऑन दिस सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी को अवॉइड करने के लिए हम साथ में न्यूट्रल वाले की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं 3D3 हुआ तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शोज 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसकी CFSE क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, +3, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है। Fe का भी +3, कोबाल्ट का +2, और यहाँ पर कोबाल्ट का +3। तो एक काम करते हैं,
कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो Mn+3, फिर इधर दे रखा है बच्चों Fe+3, फिर दे रखा है CO2+, फिर दे रखा है CO3+। फटाफट से लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। और वाटर कैसा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, हमेशा याद रखेंगे। वाटर कैसा लिगेंड है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। कोबाल्ट 3+ के केस में एक्सेप्शन होता है कि कोबाल्ट अगर 3+ में होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है लिगेंड। ठीक है। अदरवाइज बाकी सब में क्या हो जाएगा? वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो Mn3+ में निकालिएगा क्या आ जाएगा? तो Mn3+ का मतलब हो जाएगा क्योंकि मैंगनीज का नॉर्मल होता है 3d5 4s2, तो 3+ में हो जाएगा 3d4। ठीक है। और आयरन का क्या हो जाता है? ये हो गया मैंगनीज का। आयरन का कितना हो जाता है? 3d6 4s2, तो +3 में हो जाएगा 3d5। ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखेंगे बेटा, कोबाल्ट का जनरली कितना हो जाता है? 3d7 4s2, तो 2+ में कितना हो जाएगा? 3d7। और 3+ में कितना हो जाएगा? 3d6। तो आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि 0 CFSE आना कब पॉसिबल होगा? जब T2G में और EG में हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर सेम आ जाएगी तो CFSE 0 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि CFSE का हमने फॉर्मूला देखा था क्या? -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। तो अगर माइनस और प्लस वाली टर्म सेम हो जाए तो ये 0 आ जाएगा ऐड करके। कैसे हो सकती है सेम? वो हमें अब देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर देखेंगे ऊपर इस तरफ, ये हो गया T2G और ये हो गया EG। T2G और ये हो गया EG। इलेक्ट्रॉन की फिल करते हैं। हम D5 का एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ठीक है। D5 का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा 1 2 3, वीक फील्ड है, 4 5। अच्छा, अगर D5 के लिए आप CFSE कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -1 पॉइंट कि डेल्टा ओ होगा 1.2 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ, तो ओवरऑल आ जाएगा 0। तो हमेशा याद रखेंगे कि D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो CFSE होती है वो 0 आती है। बाकी आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे तो इस पे 0 नहीं आएगा। जो गिवन एग्जांपल्स हैं हमारे उनमें 0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब CFSE 0 नहीं आएगी। ठीक है। कैलकुलेट करके देखिएगा आप। ठीक है। ये आपका होमवर्क है क्या कि D7 D6 और D4 में आपको कैलकुलेट करनी है CFSE। तो मैंने आपको क्या बताया कि CFSE यूजुअली D5 कॉम्प्लेक्सेस में या D5 कॉन्फ़िगरेशन में 0 आती है। ठीक है। तो आई विश कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ओके। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कैलकुलेशन की CFSE की। आई होप आपको समझ आया। ओके। रिवाइज करते रहिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।